नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई शॉर्ट्स नहीं है जिसमें आपको कुछ मौज आएगा और फिर आप देख करके एंजॉय करके निकल जाओगे। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो जिनको पीटी 365 की सच में ज़रूरत है और जो धैर्य के साथ ये लेक्चर देख सकता है, वो लोग इस लेक्चर को ज़रूर देखें। इस लेक्चर में काफ़ी कुछ नया होने वाला है। जो अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स हैं उससे कुछ मैंने चेंजेस किए हैं और कोशिश किया है कि कुछ ज़्यादा इसको इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश हुई है इसमें थोड़ी। उसके साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी का एग्ज़ाम ऐसा होता है जिसमें धैर्य का या धैर्य की ही परीक्षा ली जाती है। ठीक है, धैर्य के साथ साथ आपके एप्टीट्यूड की परीक्षा ली जाती है, एटीट्यूड की भी परीक्षा ली जाती है। ठीक है, दोनों डिफरेंट वर्ड है। एप्टीट्यूड ये होता है कि एक तरीके का अभियोगात्मकता है कि जिसमें आपको जैसे 150 क्वेश्चंस सॉल्व करने का एक ढंग होना चाहिए कि हर 2 घंटे में आप 150 क्वेश्चन एटलीस्ट गो थ्रू हो जाएं कि एक बारी कम से कम पढ़ लें। ठीक है, सही या गलत होने की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। एटीट्यूड क्या होता है कि आप किसी भी सामाजिक ऐसी कुरीति को, ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि समाज की किसी कुरीति को देख कर कोई हंसते हो, ठीक है, उस पर किसी के मतलब किसी सपोज करिए कि कोई एक दिग्गज टीचर है किसी विषय का, उस पर कोई मीम बनी हुई है और आप उसको अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर रहे हो और ये काम एक दिन 2 दिन केवल कभी कभार का नहीं है, ये एक ढर्रा बन चुका है, दिनचर्या है। ठीक है, और आप सोचते हो कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करके यूपीएससी निकाल लोगे, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी भूल कर रहे हो, क्योंकि जो एक चारित्रिक विशेषताएं होनी चाहिए, जो एटीट्यूड होना चाहिए एक्चुअली एक सिविल सर्वेंट का, वो थोड़ा सा सीजन्ड होना चाहिए। मतलब कि कहीं ना कहीं थोड़े सीरियस कैंडिडेट आप होने चाहिए। ठीक है, कि आप जिन चीज़ों को किताबों में पढ़ते हैं केवल वो पढ़ने भर के लिए नहीं है, वो आपके सोसाइटी में आपके माध्यम से चेंज होने की भी ज़रूरत है उसको। और यूपीएससी ये अपने एस्पायरेंट से कोशिश करता है कि उनके एस्पायरेंट वो सिविल सर्वेंट हों या वो लोक सेवक बने जिनके अंदर कम से कम कुछ ठहराव हो। ठीक है, एक आखिरी बात इसमें और बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो जो बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं। मैं उनके लिए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जिसका भी लेक्चर देख रहे हैं, सपोज करो आप मेरा ही लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो आप उस लेक्चर को फर्स्ट लेक्चर से देख के लास्ट लेक्चर तक देखो। जैसे अगर 11 लेक्चर बने हुए हैं पीटी 365 के एनवायरनमेंट के, तो आप कोशिश करो कि उसको 1.5x पर या 1.7x स्पीड पर एक बारी पूरा देख लो और उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप रीड आउट कर लो, या अगर पहले से रीड आउट कर लिया है तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख लो। ठीक है, क्योंकि जब आप डिफरेंट लोगों के लेक्चर्स देखोगे ना, तो आप किसी के लेक्चर्स कंप्लीट नहीं करोगे और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में बूस्ट नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा उसके लिए उसके कारण से लैग लैग कर जाओगे। एक पॉइंट और है, अगर आप यूपीएससी हिंदी पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप अपनी तैयारी को अभी शुरू कर रहे हैं, जैसे अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, तब तक आप इस लेक्चर सीरीज़ को ज़रूर देखिए। मेरा ये आपसे अनुरोध है कि इस लेक्चर सीरीज़ को ज़रूर देखिए। ये अनुरोध मैं व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये अनुरोध इसलिए कर रहा हूँ कि आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हो उसमें क्या चीज़ें डिमांडेड है और कितनी डेप्थ में डिमांडेड है, वो पीटी 365 के लेक्चर्स से जब गो थ्रू होंगे तो थोड़ा सा आपको जानकारी हो जाएगी। तो चलिए पहला जो हमारा टॉपिक है, बिना समय गंवाए उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने चौथे का कुछ पोर्शन पढ़ाया था और आज 3-4 टॉपिक उसमें सेलेक्ट करके रखा हूँ। अगर ये 6 वाला टॉपिक मेरा अभी ख़त्म हो जाता है तो मैं उन टॉपिक्स को कवर कर दूंगा, नहीं तो जो कल्चर का लेक्चर मेरा आएगा उसके पहले मैं उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला जो हम लोग का है वो है अल नीनो दक्षिणी दोलन। अल नीनो दक्षिणी दोलन या अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, जिसको ईएनएसओ बोलते हैं। तो बात आती है कि ईएनएसओ है क्या। तो ईएनएसओ एक जलवायुवी परिघटना है, यानी कि क्लाइमेटिक फिनोमेना। ठीक है, जलवायु परिघटना है। ये कहाँ होती है? तो मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में, यानी कि जो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन के मिड पैसिफिक ओशियन में और ईस्ट साइड में होती है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन फैला कहाँ होता है? तो अगर आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को देखें, एक छोटा सा फोटो मैं बनाता हूँ, रुकिए।
ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अगर देखा जाए, ठीक है, ठीक, तो इसके इस साइड में जो है आपका पैसिफिक ओशन है, और वही चीज़ आपके अपोजिट साइड में भी जब ग्लोब में घूम करके आती है, ठीक है, तो यहाँ पर रशिया का जो एरिया है इधर पैसिफिक ओशन फैला हुआ है, ठीक। तो ये कहता है मिड और ईस्ट साइड के पैसिफिक ओशन में जो है ये जब वहाँ की सतह गर्म हो जाती है तो ये घटना देखने को मिलती है। कहता है कि इसमें 3 अवस्थाएं या चरण होते हैं, ठीक है। फिर इसमें 3 अवस्थाएं या चरण होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला कहता है अल नीनो, जिसको अल नीनो बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वही बात है कि मध्य और पूर्वी जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर है उसमें समुद्र की सतह गर्म हो जाती है, या फिर समुद्री सतह का तापमान यानी कि सरफेस सी टेम्परेचर जो है वो औसत से अधिक हो जाता है। ये 2 से 7 वर्ष में देखने को मिलता है। मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो आपका पैसिफिक ओशन है, तो मिड पैसिफिक ओशन और ईस्टर्न साइड का जो पैसिफिक ओशन है उसमें समुद्र की सतह के जल का जो तापमान है वो औसत से बढ़ जाता है, और ये हर 2 से 7 साल में देखने को मिलता है। मतलब कि एक पीरियाडिक मोशन टाइप का चल रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। फिर कहता है कि इसमें होता क्या है, जब भी अल नीनो आएगा तो सूखा और कम वर्षा की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके कारण वैश्विक मासिक औसत महासागरीय तापमान जो है अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तो ग्लोबल मंथली मीन ओशन टेम्परेचर जो है वो अब तक के हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है। अगला पॉइंट इसमें देता है ला नीनो का। ला नीना अल नीनो का जस्ट अपोजिट है। जिस तरह अल नीनो में सूखे की स्थिति पैदा होती है, उसी तरह ला नीना हमारे भारत के लिए खासकर ये क्या है, मानसूनी दशाएं प्रबल करता है। अर्थात मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर, दैट मीन्स मिड एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में समुद्र की सतह क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, या समुद्र की सतह का तापमान औसत से कम हो जाता है। इसका क्या होता है कि मानसूनी वर्षा में ये चीज़ें वृद्धि करती हैं। तो आप अल नीनो को याद करेंगे, ला नीना जस्ट उसका अपोजिट लिख देंगे। तटस्थ स्थिति में क्या होता है कि ना ही स्थिति अल नीनो की होती है और ना ही ला नीना की होती है। इस दौरान उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर का जो SST होता है यानी कि सरफेस सी टेम्परेचर जो होता है वो औसत के आसपास ही होता है। कहता है कि अल नीनो और मानसून में क्या संबंध है, तो अल नीनो और मानसून में विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी कि ENSO अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉनसून। ठीक है ना, ओके, मॉनसून रेन भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये दोनों है व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एक दूसरे के। अब एक संबंध और यहाँ पर दिया हुआ है, उसको इस ग्राफ से समझ लेते हैं। मैंने एक ग्राफ बनाया है जिसमें अल नीनो एक साइड में लिखा हुआ है वाई एक्सिस पर, अल नीनो का जो प्रभाव है यानी कि अल नीनो इफेक्ट, और ईयर यहाँ पर लिखा हुआ है। कहता है कि 1901 से लेकर के, ठीक है, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, 1901 से लेकर के 1940 तक का जो सफ़र है, 1940 तक का जो ईयर है, उसमें अल नीनो का प्रभाव क्या करता है, इंक्रीजिंग है, यानी कि बढ़ता हुआ प्रभाव दिख रहा है। 1941 से 81 के बीच में यहाँ पर ठहराव है, यानी कि अल नीनो का प्रभाव क्या है, इस एक्सिस पर देखोगे तो रुका हुआ है, और 81 से 2018 तक इसको घटते हुए रूप में देखा जा रहा है। तो अब मैं इसमें बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि 1901 से लेकर के 1940 के दौरान भारतीय मानसून पर अल नीनो का प्रभाव सामान्य स्तर से धीरे धीरे बढ़ा है, 1980 तक स्थिर बना रहा है, और 1980 से 2018 तक लगातार इसके प्रभाव में कमी आई है। तो ये पॉइंट भी कहीं मेंस का अगर अल नीनो के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको लिखने में थोड़ी हेल्प करेगा। फिर कहता है कि इसके प्रभाव में कमी होने के क्या क्या कारण हैं, जो प्रभाव में कमी आई है उसके क्या क्या कारण है। तो कह रहा है कि संपूर्ण यूरेशिया के सतही तापमान में वृद्धि हो गई है। दूसरी चीज़ क्या हुई है, तो दूसरी चीज़ उत्तरी अटलांटिक के ऊपर जो जेट स्ट्रीम है वो धाराएं मजबूत हो गई हैं और ध्रुवों की ओर खिसक गई हैं, ठीक है। तो तीसरी चीज़ हुई है GHG की सांद्रता में वृद्धि, यानी कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनकी सांद्रता या कंसंट्रेशन में वृद्धि हुई है, ठीक। उसके बाद कहता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सतही पवन परिसंचरण पैटर्न में बदलाव, यानी कि जो भी एयर चलती है हमारी, जो विंड होती है, विंड के मोशन में परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन में जो है उनके पैटर्न में चेंज देखने को मिला है। और प्रशांत महासागर में अल नीनो की अवस्थिति भी भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ने का प्रभाव
पूर्वी प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ने की तुलना में अधिक दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि मध्य प्रशांत महासागर में तापमान अगर बढ़ेगा तो पूर्वी प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ने की तुलना में अधिक दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि मिड पोर्शन में पैसिफिक ओशन के जो टेम्परेचर राइज होता है वो भारत पर अधिक प्रभाव डालता है। फिर कहता है कि अल नीनो हवा के अवतलन यानी कि हवा के नीचे दबने या नीचे की ओर संचलन को प्रेरित करता है, जिससे मानसूनी वर्षा में कमी आती है। ठीक है, अब कहता है कि ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा को प्रभावित करने वाले अन्य कारक। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है। कभी भी मेंस से रिलेटेड अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि आता नहीं, एनालिटिकल आता है, लेकिन अगर आ जाता है तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं कि इंडियन ओशन डायपोल, पैसिफिक डेकाडल ऑसिलेशन, अटलांटिक मेरिडियनल ऑसिलेशन और अटलांटिक जोनल मोड, ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं। ये सारे पॉइंट भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आशा करता हूं कि पहला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि यूपीएससी कई बार अल नीनो के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है घुमा करके। आपसे अनुरोध है कि मैं तो शामिल नहीं कर पाया क्योंकि लेक्चर मुझे अभी ख़त्म करनी है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अल नीनो के जो क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें न्यूज़ में हैं अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, तो इस पर क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडियन ओशन डायपोल। इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है कि जो न्यूज़ में है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले आईओडी के बारे में पढ़ लेते हैं। एक सेकंड जी, सुर्खियों में क्यों था ईएनएसओ ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि कहता है कि अभी एक नेचर की साइंटिफिक रिपोर्ट आई थी कि एल नीनो दक्षिणी दोलन यानी कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के संबंध में भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की क्षेत्रीय और अस्थायी परिवर्तनशीलता का खुलासा किया गया है। मतलब कि भारतीय ग्रीष्मकाल मानसून को जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रभावित करती है। ठीक है, अब आते हैं आपका इंडियन ओशन डायपोल के बारे में। तो कहता है कि इंडियन ओशन डायपोल जो है वो ऐसे समझ लीजिए कि जो इंडियन ओशन है हमारा, ठीक है, वो सपोज करो कि एक सेकेंड, जो आपका अफ्रीका है, ठीक है, यहाँ के ईस्ट पोर्शन से लेकर के और भारत के ईस्ट पोर्शन तक जो है ये पूरा आपका इंडियन ओशन फैला हुआ है। ठीक, तो इंडियन ओशन का जो टेम्परेचर होता है ना वो वेरी करता है, कहीं पर अधिक होता है और कहीं पर कम होता है। तो ये टेम्परेचर द्विध्रुवीय होता है, इसीलिए इसको डायपोल नाम दिया गया। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या लिखा है। कह रहा है पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर के बीच समुद्री सतह के तापमान में अंतर है, इसीलिए इसे द्विध्रुव कहा जाता है या डायपोल कहा जाता है। ठीक है, इसे इंडियन नीनो के नाम से भी जाना जाता है। तो इंडियन नीनो भी एक कीवर्ड है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। 3 चरण होता है। पहला है पॉजिटिव चरण, ये तब होता है जब हिंद महासागर का पश्चिमी भाग, ठीक है, यानी कि सोमालिया के तट के आसपास, यहाँ कहीं पर, एक सेकंड मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यानी कि ये जो सोमालिया का तट है यहाँ के आसपास पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में अधिक गर्मी हो जाए, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाए, राइज हो जाए। ठीक, तो इसको बोलेंगे धनात्मक चरण। इसमें होगा क्या पॉजिटिव फेज में, इसमें होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप अफ्रीका तट पर वर्षा करने में मदद करता है। अगर टेम्परेचर यहाँ अधिक रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, बारिश अच्छी होगी। ठीक है ना, क्या होगा, बारिश अच्छी होगी। ठीक, और जबकि इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया बनाया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, बारिश कम होगी। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये बात कहता है कि अगर जो इंडियन ओशन डायपोल है अगर वो पॉजिटिव है तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया और जो भी पूर्वी भाग है भारत का वहाँ बारिश कम होगी। दूसरा है ऋणात्मक चरण। इसमें क्या कहता है, कह रहा है कि पश्चिमी हिंद महासागर के ठंडा होने और पूर्वी हिंद महासागर के गर्म होने से ऋणात्मक आईओडी इंडियन ओशन डायपोल की स्थिति बनती है, और ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया में अधिक बारिश होती है जबकि पूर्वी अफ्रीका में शुष्कता की स्थिति होती है। यानी कि यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शुष्कता हो जाएगी। ठीक है, फिर कहता है तटस्थ चरण। तटस्थ चरण क्या है, जब संपूर्ण हिंद महासागर में तापमान सामान्य के करीब होता है तो उस स्थिति को इंडियन ओशन डायपोल के वास्तविक स्थिति को तटस्थ आईओडी कहते हैं, यानी कि ये चीज़ न्यूट्रल इंडियन ओशन डायपोल कहलाती है। फिर कहता है कि जो इंडियन ओशन डायपोल है वो वाकर परिसंचरण के विस्तार के,
ठीक, तथा प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर संबंधित गर्म जल के प्रवाह के माध्यम से ईएनएसओ से जुड़ा हुआ है। पहली चीज़ तो ये कि जो इंडियन ओशन डायपोल है उसमें वाकर चक्र जो आता है, वाकर सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके साथ साथ जो प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर गर्म जल का प्रवाह है उसके माध्यम से ईएनएसओ से भी ये जुड़ा हुआ है, यानी कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन से भी जुड़ा हुआ है। कहता है वॉकर परिसंचरण या सर्कुलेशन उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र के ऊपर वायुमंडल के पूर्व से पश्चिम की ओर परिसंचरण को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो स्थिति दी हुई है। कह रहा है कि जब आपका ऑस्ट्रेलिया के आसपास गर्म होगा, ठीक है ना, यानी कि इंडियन ओशन डायपोल ऋणात्मक चरण में है, तो ऐसी चरण में होता क्या है, ऐसे चरण में आपका जो पानी है वो आपका सपोज करो सामान्य से ठंडा है यहाँ पर सामान्य से गर्म है, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया का साइड है, या ऐसे मान सकते हो कि जो ईस्ट साइड ऑफ अफ्रीका है वो यहाँ पर ठंडा है, और जो इंडिया का इस साइड पड़ेगा वो यहाँ पर क्या है, गर्म है। तो ऐसी स्थिति में पानी क्या हो रहा है, ठंडे से गर्म की ओर इधर की ओर प्रवाहित हो रहा है। ठीक, तो जब ऊपर का पानी इधर से प्रवाहित हो जाएगा तो यहाँ का पानी क्या होगा, उसकी जगह लेने के लिए अपवेलिंग होगा, यानी कि ठंडा पानी ऊपर की ओर आएगा। समझ में आया? फिर से समझा रहा हूँ समझ लो। मान लो ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, अब ऊपर की इतनी लेयर वाली पानी जो है इधर से इधर की ओर चल रही है। ठीक, तो यहाँ पर इस पानी की कमी हुई ना, सपोज कर लो ऐसा कुछ हो गया, ऐसा हो गया, तो इस कमी को भरने के लिए जो नीचे का पानी है वो क्या आएगा, ऊपर की ओर अपवेलिंग होगा, यानी कि ये ठंडा पानी ऊपर की ओर आया, और जो ऑब्वियस सी बात है जो गर्म पानी है जब वहाँ पहुँचेगा इधर का पानी तो ये डाउन वेलिंग की ओर जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। जो दूसरी स्थिति है धनात्मक में, तो धनात्मक में आपको पता है कि ईस्ट साइड ऑफ अफ्रीका जो है गर्म होता है, और वो अफ्रीकी और इंडियन एरिया के लिए ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पर बारिश कराता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, वर्षा की संभावना कम होती है, सूखे की संभावना अधिक होती है। इस स्थिति में ठीक उल्टा हो रहा है कि पानी किधर हो रहा है, इधर से इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ का पानी हट जा रहा है तो नीचे से यहाँ पर अपवेलिंग की सिचुएशन होगी, जो यहाँ पर बनाया हुआ है, देख लीजिए आप लोग क्लियरली। ठीक है, अपवेलिंग हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाउन वेलिंग हो जाएगी। ठीक है आ जाइए, तो ये समझ में आ गया होगा इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है। ठीक है, अब जो सुर्खियाँ थी वो क्या था कि यूएनओसीएचए क्या है, यूएन ऑफिस ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के अनुसार अल नीनो और एक धनात्मक आईओडी यानी कि इंडियन ओशन डायपोल सामान्य से अधिक वर्षा एवं बाढ़ का कारण बनते हैं। समझ में है? ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि धनात्मक आईओडी होता है तो अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में और इंडिया के आसपास भी बारिश होने की संभावना ज़्यादा होती है, और क्या हो जाता है, बाढ़ आने की संभावना भी हो जाएगी। अगला आता है हम लोग का पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं पीडीओ। न्यूज़ में क्यों था पहले देख लेते हैं। एक अध्ययन में यह पता चला है कि ग्लोबल वार्मिंग तथा पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन का मिला जुला प्रभाव आने वाले वर्षों में चक्रवात की जो घटनाएं हैं, बारंबारताएं हैं, ठीक है, उसको बढ़ा देगा। ठीक है, यानी कि पीडीओ जो है वो चक्रवात की घटनाओं को बढ़ा देगा। ठीक है, आ जाओ पीडीओ के बारे में पढ़ते हैं। पीडीओ को हम प्रशांत महासागर की समुद्री दशाओं में दीर्घकालीन उतार चढ़ाव के रूप में समझ सकते हैं। ठीक, ये दो चरणों में होता है, पहला है ठंडा या ऋणात्मक चरण और दूसरा है गर्म या धनात्मक चरण। चलिए समझ लेते हैं। ठंडा या ऋणात्मक चरण की बात करते हैं कि पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्री जल स्तर की ऊंचाई और समुद्र का तापमान समान रूप से कम होता है। कह रहा है कि जब ईस्ट साइड प्रशांत महासागर में देखोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर जो जल स्तर की ऊंचाई है, ठीक है, ये भी, और टेम्परेचर ये क्या होता है, सामान्य रूप से कम होता है। ठीक, अगला जो पॉइंट कहता है, कह रहा है कि गर्म जब ज़्यादा टेम्परेचर रहता है या गर्म तापमान जब रहता है तो उसके साथ सामान्य से अधिक ऊंचा समुद्री जल स्तर उत्तर पश्चिम और दक्षिण प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को जोड़ते हुए एक घोड़े के नाल जैसा पैटर्न बनाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कह दिया कि जब
अधिक टेम्परेचर रहेगा, गर्म तापमान के साथ सामान्य से अधिक ऊंचा समुद्री जल क्या करता है, उत्तर पश्चिम और दक्षिणी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को जोड़ता है और एक घोड़े के नाल के आकार की आकृति बनाता है। जबकि गर्म या धनात्मक चरण की बात की जाए तो ठंडे चरण के ठीक विपरीत होता है। इसमें पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र का पश्चिमी भाग ठंडा और पूर्वी भाग गर्म हो जाता है। ठीक है, इसमें पश्चिमी भाग क्या हो जाता है, ठंडा, और ये ईस्ट इधर होगा, मैंने गलत दिखा दिया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, पश्चिमी भाग क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और पूर्वी भाग क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये वार्म हो जाता है, ये कोल्ड हो जाता है। ठीक, ये चरण 20 से 30 वर्षों तक चलता है। हालांकि हाल के समय में गर्म और ठंडे चरण की अवधि अभी क्या हो गई है, छोटी हो गई है। अब पीडियो अल नीनो क्षेत्र दोनों में कह रहा है कि अल नीनो दक्षिणी दोलन में क्या संबंध है। ठीक है, और उनको लेकर के ग्लोबल वार्मिंग में तीनों का आपस में क्या संबंध है। कह रहा है कि ऋणात्मक पीडियो ला नीना चरण का संयुक्त प्रभाव उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाओं का निर्माण करता है। क्या क्या करता है, ला नीना चरण। ला नीना चरण क्या है, ला नीना भारत में अच्छे मानसून का द्योतक है, यानी कि अच्छे मानसून आ सकता है अगर ला नीना आने वाला हो। ठीक है, उसके साथ कह रहा है पीडियो अगर होता है तो ये दोनों का संयुक्त प्रभाव हमारे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए एक क्या करता है, अनुकूल दशाएं बनाता है, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आ सकते हैं आपका अगर ये दोनों प्रभावी है। 2019 में पीडियो ठंडे या ऋणात्मक चरण में प्रवेश कर गया। यदि यह चरण जारी रहता है तो मानसून के बाद के महीनों में भूमध्य रेखा के आसपास की अधिक संख्या में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते रहेंगे। पीडियो की परिघटना के दौरान घटित होने वाले जलवायु प्रभाव ईएनएसओ के प्रभाव के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। फिर कंडीशन क्या है कि जब पीडियो के धनात्मक चरण के साथ ईएनएसओ का अल नीनो चरण सक्रिय होता है तो इसे आमतौर पर भारतीय मानसून के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या कहता है, ये पॉइंट है कि जब पीडियो के धनात्मक चरण के साथ आपका ईएनएसओ का अल नीनो चरण सक्रिय होता है, ईएनएसओ क्या है, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का अल नीनो चरण सक्रिय होता है, तो इसे आमतौर पर भारतीय मानसून के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ईएनएसओ का ला नीना चरण पीडियो के ऋणात्मक चरण के साथ सक्रिय होते हैं तो इस स्थिति को भारत में मानसून के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब इस स्थिति में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीडियो के ठंडे या ऋणात्मक चरण के दौरान गहरे समुद्र के ठंडे जल का गर्म सतही जल के साथ अत्यधिक मिश्रण होता है। इसके चलते ग्लोबल वार्मिंग की दर अस्थायी रूप से मंद हो जाती है। दातव्य है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। यानी कि कुल मिला के 2-3 पॉइंट इसमें समझ में आया कि पीडियो जो है पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन क्या होता है, और अभी ग्लोबल वार्मिंग के साथ मिला जुला हुआ प्रभाव आने वाले समय में चक्रवातों को बढ़ा देगा। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के चक्रवातों को बढ़ाने में पीडियो जो है वो बहुत योगदान देने वाला है। 2 चरण में इसकी बातें की गई, एक ठंडा या ऋणात्मक चरण था और एक धनात्मक चरण था। ठंडा या ऋणात्मक चरण ये कहता है कि अगर गर्म तापमान के साथ समुद्र का जो जल है वो सामान्य से ऊंचा है तो घोड़े की नाल जैसी स्थिति बनाता है, और जबकि दूसरी स्थिति में अगर वो ठंडा है तो पूर्वी भाग अपेक्षाकृत गर्म होगा। ठीक, यानी कि एक साइड ठंडा है तो दूसरी साइड गर्म होगा। ये चरण जो है, ये टोटल जो फिनोमेना है 20-20, 30-30 साल के लिए एक बार आती है, और अब जो है पहले ये इस तरह थी लेकिन अब उसका जो ड्यूरेशन है वो घट गया है। फिर उन दोनों में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के संबंध बता दिया गया है। ठीक है, तो बस इतना ही चीज़ इसमें था। अब जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी अगर हमारे कुछ मित्र जो है इंतजार कर रहे थे कि अच्छा टॉपिक बताइए, तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। चलिए स्टार मार्क कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी। तो अगर इसके पहले वाला टॉपिक एक बार स्किप भी कर दिया जाए, लेकिन इसको स्किप नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हिमालय का भूविज्ञान या जियोलॉजी ऑफ हिमालय क्या कहती है। कह रहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एरिया में कुछ समय पहले अभी हम लोग 24 घंटे के अंदर जो है कई भूकंप दर्ज किए गए। हालांकि वो भूकंप कैसे थे, कम तीव्रता के भूकंप थे, लेकिन फिर भी इसके लिए हम लोग को हिमालय को समझना पड़ेगा। हिमालय के प्रमुख अंश को देखा जाए तो सबसे पहले टेथियन थ्रस्ट या छेप है, जो ऊपर का भाग है। ठीक है, शर्ट के आकार का क्रिस क्रॉस ऐसा करके है। ठीक है ना। दूसरा है MCT बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, फिर MBT होता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, फिर नीचे होता है HFT यानी कि हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। नीचे आपको भारत में गंगा का मैदान दिखेगा, नेपाल भूटान दिख रहा है। ठीक है, और ये जो एरिया है आपका ब्रह्मपुत्रा और आपका सांगपो
वाला एरिया जो है इसको बोलेंगे सचर जोन। चलिए, यहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं कि इसको बोल रहा है कि सीमा पार हिमालय या ट्रांस हिमालय की फोटो है। फिर आता है, एक सेकंड थोड़ा फोटो छोटा करूँगा, चलिए देखिए, फिर आता है टेथिस हिमालय, ये जो है टेथिस हिमालय है ये वाला, ठीक है, जहाँ पर टेथियन थ्रस्ट बनता है। उसके नीचे आएंगे आप तो बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय है, ठीक है, ये जो कलर्ड पोर्शन दिखा रहा है इसके अंदर का, ठीक। फिर आते हैं तो निम्न हिमालय, ये जो पानी जैसा यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। फिर आते हैं बाहरी हिमालय, उसके नीचे ये बाहरी हिमालय का जोन है, और ये सिंधु और सांगपो सचर जोन है या सिवनी जोन है, ठीक है, ये वाला। चलिए, अब समझते हैं कि जो भूकंपीय झटके आ रहे हैं, हालांकि वो कम तीव्रता के हैं, वो क्यों आ रहे हैं। ये जितने भी जोन हैं, जैसे कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मेन बाउंड्री थ्रस्ट या हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, ये कहाँ अवस्थित है, कैसे बने, आइए भूकंप का कारण जान लेते हैं। भूकंप का कारण कि आपको पता है कि इंडियन प्लेट जो है नीचे साइड से सरकते हुए ऊपर की ओर आती है, और जो यूरेशियन प्लेट थी उसमें टकराई थी, ठीक है। तो जो टकराहट हुई वो 3 बार टकराई, जा करके वो पामीर नॉट पर अटक जाती है, और पामीर नॉट पर अटकने के बाद वो 3 बार जो है ऊपर यूरेशियन प्लेट से टकराती है, इसीलिए 3 फोल्डेड माउंटेन बनते हैं, ठीक है। एक बृहद हिमालय का बनता है और सबसे नीचे शिवालिक का बनता है, ठीक है। तो समझ लेते हैं कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के साथ जो भी विवर्तनिक गतिविधियां हुई, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक हुआ, प्लेट टेक्टोनिक जो हुआ, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, प्लेट टेक्टोनिक जो हुआ उसके कारण हिमालयी क्षेत्र में भूकंप के प्रति अधिक सुभेद या वल्नरेबल है, ठीक है, वल्नरेबल है, ठीक। कह रहा है कि भारतीय प्लेट उत्तर, एक सेकेंड, भारतीय प्लेट उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है। तो देखिए यहाँ पर सबडक्शन का एक फोटो बनाया है। अगर ऑरेंज कलर की भारतीय प्लेट समझेंगे आप, ठीक है, तो ये सबडक्ट हो रही है यूरेशियन प्लेट के नीचे। समझ में आया? होता क्या है कि जब कोई प्लेट किसी प्लेट के नीचे जाती है तो इतनी हीट रहती है कि वो चट्टानें भी पिघलने और गलने लगती हैं, ठीक है, तो उसके नीचे सबडक्ट हो रही है। हिमालय के दक्षिण में निम्नलिखित 3 प्रमुख टेक्टोनिक यूनिट्स हैं। कौन कौन सी टेक्टोनिक यूनिट्स है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, और हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट है या मेन फ्रंटल थ्रस्ट है, ठीक है। फिर एक आता है सेंट्रल सिस्मिक गैप। क्या होता है इसको समझना जरूरी है। मध्य हिमालय जो है वहां पर लगभग 700 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जिसको खंड बोलते हैं। यहाँ MFT यानी कि मेन फ्रंटल थ्रस्ट में कई शताब्दियों में कोई विखंडन या इस तरह का फिसन जो है देखने की गतिविधि नहीं हुई है। इसे ही सेंट्रल सिस्मिक गैप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सेंट्रल सिस्मिक गैप, ओके। सिस्मिक गैप क्षेत्र भविष्य में अधिक तीव्रता के भूकंपों के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि पिछले कई शताब्दियों में यहाँ पर जो है कोई भी इस स्ट्रेच में कोई भी भूकंप देखने को नहीं मिला है, यानी कि वहाँ पर बड़ी तीव्रता वाले भूकंपों के लिए जो है वो जोखिम क्षेत्र है। अगर थोड़ा थोड़ा भूकंप आता रहता है तो प्लेट्स क्या होती हैं? सेटल्ड होती रहती हैं। लेकिन ये सेंट्रल सिस्मिक गैप में जब भूकंप ही नहीं आया कई सालों में, कई शताब्दियों में, मतलब कई 100 सालों में, तो वहाँ पर जब भूकंप आएगा तो बहुत भयावह स्थिति होगी। अब कहता है कि MCT के बारे में जानते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बारे में जानते हैं। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है और सबसे पुराना है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट को नोट डाउन कर लेंगे कहीं पर, इसका शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट करेंगे। मेन सेंट्रल थ्रस्ट सबसे ऊंचाई पर स्थित है और सबसे पुराना भ्रंश है, यानी कि रिफ्ट है, ठीक है ना, ओल्डेस्ट रिफ्ट है और सबसे हाइट पर है। फिर कहता है ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। उत्तर की ओर ये फॉल्ट है, यानी कि क्षेपित भ्रंश है। और MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है ये आपका टेक्टोनिक क्षेत्र में महान और लघु हिमालय के बीच में, जैसे महान और लघु हिमालय के बीच में ये स्थित है, ये जो थ्रस्ट है, ठीक है ना, इसके बीच में स्थित है। चलिए, तो ये 2-3 पॉइंट इसके बारे में नोट करिएगा। दूसरा है MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो आता है वो क्या कहता है? ये जो लघु हिमालय बना है, ठीक है, ये जो लघु हिमालय है इसमें और इसके नीचे वाले जो हिमालय है, ठीक है, शिवालिक, उसको जो है अलग करता है। और HFT इन सब में सबसे दक्षिण में स्थित है और सबसे नया भ्रंश है। अगर बात करें कि HFT क्या है, तो हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट जो है वो आपका सबसे नया है, ठीक है। चलिए, फिर बात करते हैं कि वर्तमान में MCT की तुलना में, यानी कि मेन जो आपका सेंट्रल थ्रस्ट है उसकी तुलना में जो MBT और HFT है ये दोनों अधिक सक्रिय माने जाते हैं, ठीक है, ये दोनों भ्रंश।
ये तीनों भ्रंश एक ही जगह पर स्थित हैं, इसका नाम है बेसल डिटैचमेंट प्लेन। ये तीनों बेसल डिटैचमेंट प्लेन में ही स्थित हैं। बेसल डिटैचमेंट प्लेन को भूभौतिकी भाषा में डिकॉलमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम डिकॉलमेंट पुकारा जाता है, और ये डिकॉलमेंट कहा जाता है। इस प्लेन को ही मेन हिमालयन थ्रस्ट कहते हैं। समझ में आया? यानी कि ये तीनों जो थ्रस्ट हैं वो एक ही जगह यानी कि बेसल डिटैचमेंट प्लेन में का हिस्सा है, और बेसल डिटैचमेंट प्लेन को जो भूभौतिकी भाषा होती है, जियोग्राफिकल लैंग्वेज जो होती है, उसमें डिकॉलमेंट कहते हैं, और यही प्लेन जो है वो मेन हिमालयन थ्रस्ट कहलाता है, ठीक। इसके बाद वाइज रिपोर्ट आई है जिसको हम लोग यहाँ पर छोड़ेंगे और नेक्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है अटलांटिफिकेशन, ठीक है। अटलांटिफिकेशन बेसिकली है क्या? अटलांटिफिकेशन ये है कि अटलांटिक ओशन है, और अटलांटिक ओशन के ऊपर आपका आर्कटिक का एरिया है। तो आर्कटिक के एरिया में अटलांटिक का पानी जाना और वहाँ की आइस को मेल्ट करना ही अटलांटिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो आसान लैंग्वेज में मैंने आपको एक लाइन में बता दिया। अब देखते हैं बात क्या है। कह रहा है कि अटलांटिफिकेशन आर्कटिक महासागर जो है वहाँ को अधिक खारा और गर्म बना रहा है, ठीक। अटलांटिफिकेशन के बारे में बात करें तो क्या कह रहा है? सरल शब्दों में कहे तो आर्कटिक में अटलांटिक जल का बढ़ता प्रभाव ही अटलांटिफिकेशन है। इसमें एक बहुत सुंदर सा एक्सप्लेनेशन है जिसको हम लोग समझेंगे कि आइस क्यों नहीं मेल्ट करती है डायरेक्टली अटलांटिक के पानी से, और क्यों अब मेल्ट करने लगी। ये दोनों बातों का आंसर यहाँ पर देता है। कह रहा है कि अटलांटिक महासागर के गर्म जल की काफ़ी मात्रा आर्कटिक महासागर में पहुँच रही है। आर्कटिक महासागर के निकट अवस्थित बेरेंट सागर के कुछ भाग में अटलांटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। बेरेंट सागर कहाँ है? तो फोटो में आप देखेंगे यहाँ पर है बेरेंट सागर, जो स्वालबार्ड है उसके नीचे आपको बेरेंट सागर देखने को मिलेगा। आप अपने मैप में भी निकाल के देख सकते हैं कि ग्रीनलैंड के जब ईस्ट में जाएंगे तो आपको बेरेंट सी देखने को मिलेगी। ये नॉर्वे से ऊपर है, ठीक है। चलिए देखिए हो क्या रहा है। सामान्य स्थिति में क्या होता है कि आर्कटिक महासागर की ऊपरी परत सामान्यतः समुद्री हिमावरण से ढकी है। आर्कटिक महासागर में क्या है? पूरी नीचे पानी है और उसके ऊपर जो है बहुत मोटी सी लेयर है किसकी? तो आइस की, ठीक है। इस हिमावरण के नीचे ठंडे ताजे जल की परत मौजूद होती है, ठीक है। इस परत के नीचे अटलांटिक महासागर से तुलनात्मक रूप से गर्म और खारे जल की आपूर्ति होती है। सपोज करो कि ये अटलांटिक की जो है ताजा जल है, ठीक, और इसमें आपूर्ति हो रही है आपके अटलांटिक की खारे जल की। रुकिए, सॉरी, ये आर्कटिक का ताज़ा जल है। अगर मैंने अटलांटिक बोल दिया तो सॉरी, ये आर्कटिक का ताज़ा जल है जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाया। अब अटलांटिक का जल जो है ये थोड़ा सा कलरफुल जो मैं दिखा रहा हूँ, इसकी आपूर्ति हो रही है। लेकिन चूंकि इसकी सैलिनिटी ज़्यादा है, ये जो अटलांटिक वाला वाटर है इसकी सैलिनिटी ज़्यादा थी, लवणता ज़्यादा थी, और इसकी कम थी, ठीक है। और दोनों के टेम्परेचर में भी डिफरेंस था, तो ये दोनों इमिसिबल लिक्विड यानी कि ना मिलने वाले द्रव के तरह से काम करते थे और नहीं मिलते थे। तो जब नहीं मिलते थे तो जो आर्कटिक का वाटर है वो गर्म नहीं होता था, और गर्म नहीं होता था तो ऊपर रखी हुई उसके ऊपर आइस जो थी वो भी गर्म नहीं होती थी। फिर से एक बारी देख लेते हैं। कह रहा है कि जलीय लवणता में मौजूद इस अंतर के परिणाम स्वरूप ठंडे ताजे जल की परत और गर्म और खारे जल की परत आपस में नहीं मिलती हैं, ठीक है। इससे ठंडे ताजे जल की परत के ऊपर मौजूद हिमावरण अटलांटिक से आने वाली गर्म जल के संपर्क में नहीं आता है और हिमावरण पिघलने से बचा रहता है। हालांकि हाल के दशक में आर्कटिक अब देखिए हुआ क्या, अभी क्या हुआ, पिछले कुछ दशक से जो आर्कटिक का जो हिमावरण था यानी कि आर्कटिक के ऊपर जो आइस जमी हुई थी वो धीरे धीरे मेल्ट कर रही थी, ठीक है। तो उस मेल्ट करने के नाते आर्कटिक महासागर में ही वो जो साफ पानी था वो मिल रहा था, ठीक है। तो अलग अलग परतों में, आर्कटिक की ही अलग अलग परतों में वो साफ वाटर जो आइसबर्ग के रूप में था, वो जो पिघल रहा था, वो उसमें मिलना शुरू हुआ। और धीरे धीरे अटलांटिक का वाटर भी क्या होना शुरू हुआ, उसमें मिलने की कोशिश करने लगा, यानी कि मिलना शुरू करने लगा अलग अलग परतों के माध्यम से। इसीलिए इसको अटलांटिफिकेशन कहते हैं। यानी कि अभी तक अटलांटिक का वाटर नहीं मिलता था, लेकिन जब आइसबर्ग मेल्ट होकर के आर्कटिक के पानी में मिलना शुरू हुई तो अटलांटिक के पानी को भी प्रभावित की और अटलांटिक का पानी भी उसमें क्या करने लगा, मिलने लगा। तो इसी को कहते हैं अटलांटिफिकेशन। अब कह रहा है कि अटलांटिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होने से आर्कटिक हिमावरण और अधिक तेजी से पिघलने लगता है, इसे अटलांटिफिकेशन का स्तर बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं का माने तो कह रहा है कि अटलांटिफिकेशन के लिए आर्कटिक डाइपोल नामक एक
प्रक्रिया उत्तरदायी है। तो आर्कटिक डायपोल नामक एक प्रक्रिया उत्तरदायी है। इस प्रक्रिया के तहत उत्तरी अमेरिका के ऊपर प्रति चक्रवाती पवनें, यूरेशिया के ऊपर चक्रवाती पवनों की मौजूदगी होती है। आर्कटिक द्विध्रुव की स्थिति लगभग 15 साल के चक्र में परस्पर बदलती रहती है। ठीक है, अब दोनों चीज़ कहता है, यहाँ पर दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन एक बारी देख लेंगे। कह रहा है कि आर्कटिक डायपोल का धनात्मक चरण, जो आर्कटिक द्विध्रुव या आर्कटिक डायपोल बता रहा है उसमें दो चरण बता रहे हैं। पहला कह रहा है कि धनात्मक चरण, ठीक, तो पॉजिटिव वाला क्या कह रहा है कि आर्कटिक हिमावरण के पिघलने की दर को धीमा करेगा। पॉजिटिव वाला क्या करेगा, जो पिघलने की दर है उसको धीमा करेगा, यानी कि अच्छा है ये, ठीक। और आर्कटिक डायपोल का ऋणात्मक चरण क्या कह रहा है कि आर्कटिक हिमावरण के पिघलने की दर को और तेज करेगा। तो बस ये जानिए पॉजिटिव वाला जो है आर्कटिक डायपोल का जो पॉजिटिव फेज है वो पॉजिटिव काम कर रहा है, ठीक। फिर अगला हम लोग देखने जा रहे हैं जो टॉपिक है इंडियन ओशन जियोइड लो, ठीक। इसके बाद देखते हैं एक ऑरोरा का है और फिर कुछ नहीं बचा है, ठीक है। इंडियन ओशन जियोइड लो क्या है, तो इंडियन ओशन जियोइड लो जिसको IOGL भी कहा जा रहा है क्या कि हिंद महासागर में ग्रेविटी होल बनने के कारणों की पहचान कर रहे हैं। हिंद महासागर में एक ग्रेविटी होल बना है जो श्रीलंका के ही नीचे है, ठीक है, जिसको IOGL के नाम से, इंडियन ओशन जियोइड लो के नाम से जाना जाता है और ये लगभग 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक चौड़ा है। अब देखते हैं IOGL के बारे में क्या है कि जियोइड्स का होता है कि पृथ्वी के औसत समुद्री तल को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा, मानचित्र पर इन विसंगतियों को जियोइड्स कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी का आकार वास्तव में गोलाकार नहीं है, यह दोनों ध्रुवों पर चिपटी है और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है, मतलब ऐसे थोड़ी बल्जिंग शेप की है, ऐसे कुछ है, ठीक है। यहाँ चिपटी है थोड़ी और इधर जो है थोड़ा उभरी हुई है, ठीक है। पृथ्वी की भूपर्पटी के द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में भिन्नता आती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का आकार अनियमित बना हुआ है। IOGL कहाँ स्थित है, श्रीलंका के ठीक दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव सबसे कम है, तो क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि IOGL पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव सबसे अधिक है, तो अधिक नहीं है दोस्तों, क्या है, सबसे कम है। परिणामस्वरूप यहाँ पर होता क्या है कि समुद्र का जो वैश्विक जल स्तर है औसत से 100 मीटर यहाँ पर कम है, यानी कि समुद्र का स्तर वैश्विक औसत से 100 मीटर यहाँ पर कम है। शोधकर्ता कहते हैं कि IOGL का निर्माण टेथिस महासागर के नितल के किनारे से ऊपर उठी पिघलती हुई चट्टानों के प्लम्स के कारण हुआ है। इसको हिंदी में प्लूम्स लिख दिया है लेकिन स्पेलिंग में प्लम्स होता है। IOGL को पृथ्वी पर सबसे निचली जियोइड विसंगति यानी कि लोएस्ट जियोइड एनोमली कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फोटो दिया हुआ है, कह रहा है कि पृथ्वी जो है इसी टाइप की है, थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी सी, ठीक है, और श्रीलंका के नीचे जो है IOGL स्थित है, ठीक है। इसको ग्रेविटी होल भी कहा जा रहा है, ठीक है। इसके कारणों की कुछ पहचान कर लिए थे लोग। ध्रुवीय ज्योति क्या होती है, ऑरोरा, ऑरोरा क्या होती है, ऑरोरा जो है वो आपका चुंबकीय घटना है, चुंबकीय तूफान है एक तरह का, ठीक है, भूचुंबकीय तूफान, बेसिकली जियोमैग्नेटिक साइक्लोन है। कहाँ देखी जाती है, तो जो आपका नॉर्वे है, ठीक है, वहाँ अक्सर देखने को मिलता है। दो तरह की घटना होती है, एक ऑरोरा बोरियोलिस होती है, एक ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस होती है, ठीक। तो कह रहा है कि पहली बार लद्दाख में जो भारतीय खगोल वेधशाला है IAO, ठीक है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, उसने पहली बार ध्रुवीय ज्योति या ऑरोरा की दुर्लभ घटना है, रेयर इवेंट है, इसको अभी जो है सफलतापूर्वक देखा है। IAO जो है वो लद्दाख के चांगथांग के हैनले घाटी में सरस्वती पर्वत पर से 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है ना। ये होता क्या है, जो ऑरोरा होता है, ध्रुवीय ज्योति क्या होती है, तो भूचुंबकीय तूफान है। यह घटना सूर्य की प्लाज्मा तरंगों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के मध्य परस्पर क्रिया से क्या होती है, घटित होती है। कोरोनल मास इजेक्शन की परिघटना के दौरान सूर्य से अरबों की संख्या में आवेशित कण निकलते हैं जो कि अत्यंत उच्च गति से अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। इस क्रम में जब ये कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में व्यवधान पैदा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हमें ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय प्रकाश की परिघटना देखने को मिलती है, ठीक है। IAO के बारे में और भी कुछ चीज़ें देखिए, दो टाइप की होती है, मैंने बताया भी था कि ऑरोरा बोरियोलिस होती है और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस होती है, ठीक है। दोनों ध्रुवों पर देखी जा सकती हैं। कह रहा है कि ऑरोरा या ध्रुवीय ज्योति के लिए परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए कि साफ आकाश हो, बादल की अनुपस्थिति और पूर्ण अंधेरा हो, ठीक है। आप इसकी घटना को देख लेना, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। आप डालना ऑरोरा इन
नॉर्वे। ठीक है, आप यूट्यूब पर डालो ऑरोरा इन नॉर्वे, ठीक है, आपको बहुत खूबसूरत घटना देखने को मिलेगी और आपको मन करेगा कि काश मैं नॉर्वे जाने के काबिल खुद को बना पाऊँ। ठीक है, आईएओ के बारे में क्या कहता है कि यह भारत का एकमात्र डाई स्काई रिजर्व हो जो लास्ट ईयर आई थिंक खुला है या लास्ट टू लास्ट ईयर खुला है लद्दाख में। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर रात में आकाश का निरीक्षण करने हेतु एक कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय किए जाते हैं। ठीक है, कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को कम करने, ठीक है, एकमात्र डाई स्काई रिजर्व जो है, डार्क स्काई रिजर्व, यहीं पर स्थित है। फिर कुछ टर्म्स है जैसे ओमेगा ब्लॉकिंग है जो अभी आपका देखी गई है नीदरलैंड के आसपास में। ठीक है, उसमें कहता है कि निम्न दाब प्रणालियां हैं कुछ भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जो आई बाढ़ें हैं उसके लिए ओमेगा ब्लॉक जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर इसमें मैं आपको एक पॉइंट पढ़ाऊंगा जो मैंने शायद टिक करके रखा है, ये देखिए। कश्मीर में चिल्ला कला की शुरुआत हुई है। चिल्ला एक कला जो है फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है कठोर सर्दी, कड़ाके की ठंड वाली 40 दिनों की अवधि को व्यक्त करता है ये, और 20 दिनों तक चलने वाली चिल्लाई खुर्द या कम सर्दी की अवधि जो है, और चिल्लाई बच्चा यानी कि 10 दिनों तक चलने वाली ठंड होती है। ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं ये। इसमें कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं मेरे से वो आप लोग खुद से कवर कर लीजिएगा। ये जो कलरफुल पोर्शन होता है इसका प्रिंट आउट करा के या जो है खुद से कवर कर सकते हैं, और बाकी जो बड़े टॉपिक्स हैं वो मैंने मोस्टली कवर कर दिए हैं। कुछ टॉपिक्स मेरे छूट जाएंगे तो इसको छोड़ करके अब जो है नया टॉपिक हम लोग को स्टार्ट करना है कल्चर का। जब समय मिलेगा तो मैंने 3 टॉपिक छोड़े हैं उसको कवर कर लूँगा मैं। अभी एक घटना है जिसका नाम है फ्रीटोमैग्नेटिक उद्गार या फ्रीटोमैग्नेटिक इरप्शंस। ये क्या है? समुद्र के जल के भीतर ज्वालामुखी उद्गार के बाद जापान में एक नए द्वीप का निर्माण हुआ है। ठीक है, समुद्र के अंदर से ज्वालामुखी फटा और वहाँ से एक नए द्वीप का निर्माण हुआ। यह द्वीप इवोटो द्वीप के पास ज्वालामुखी के कई उद्गारों के बाद बना है। तो सर्च करिएगा इवोटो द्वीप। ठीक है, कहाँ सर्च करेंगे? मैप में, किसमें? गूगल में। ऐसे नहीं मिलेगा। इवोटो द्वीप के पास ज्वालामुखी के उद्गार के बाद बना है। इवोटो द्वीप जो है वो पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में ओगा सावारा द्वीप श्रृंखला का भाग है। तो ओगा सवारा द्वीप भी सर्च करेंगे। ठीक है, वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका निर्माण फ्रीटोमैग्नेटिक इरप्शन से हुआ है। ठीक है, फिर ई प्राइम परत एक बन गई है। क्या बनी है? जैसे जो पानी है, ठीक है, सतही जल है, वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत अंदर तक चला गया है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ है, ये कोर की बाहरी जो हिस्सा है उसको धात्विक तरल या मेटालिक लिक्विड की संरचना में बदलाव कर रहा है, और इस बाहरी कोर में हाइड्रोजन व सिलिकॉन रहित परत का निर्माण हुआ है, और ये करोड़ों वर्षों के बाद जो है ये नीचे चला गया है। ठीक है, सतही जल की काफ़ी मात्रा कई करोड़ों वर्षों के दौरान विवर्तनिक प्लेटों में हलचल के कारण पृथ्वी के गहराई में चली गई है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ई प्राइम लेयर। ओके, रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर ये होता है जब सूर्य ग्रहण लगता है और चंद्रमा बीच में आ जाता है। ठीक है, तो जब पूरी तरह ढक लेता है तो थोड़ा सा अगर किनारे ऐसे बचा रहता है ना तो एक रिंग नुमा बनाता है। वो रिंग ऑफ फायर ये वो वाला नहीं है जो आपका पैसिफिक ओशन के किनारे किनारे भूकंप आने की ज़्यादा तीव्रता होती थी। ये दूसरा है। देखिए, कह रहा है कि ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को बाधित करता है लेकिन सूर्य के डिस्क को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य के मध्य भाग को ढक लेता है, जिससे बाहरी किनारों पर अंगूठी जैसा एक एनलस या वलयाकार चित्र दिखाई देता है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है बिगेस्ट आर्क ऑफ इंडिया, सुंदरगढ़ प्राकृतिक मेहराब। कहाँ पर स्थित है? सुंदरगढ़, ये उड़ीसा में स्थित है। इसको जीएसआई ने, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने, प्राकृतिक मेहराब को भू विरासत स्थल घोषित कर दिया है। लगभग 30 मीटर ऊंचा है। ठीक है, शेल्फ क्लाउड क्या होता है? शेल्फ क्लाउड तब बनता है जब आपका जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं ना, जब वो फॉर्म होते हैं तो उन्हीं के नीचे आपका शेल्फ क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। देखिए, शेल्फ क्लाउड का निर्माण तब होता है जब कपासी वर्षी मेघ या क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड होते हैं उनसे आने वाली ठंडी वायु स्थल पर पहुंचती है। यह ठंडी वायु स्थल पर तेजी से फैल जाती है और स्थल पर मौजूद गर्म नम वायु को ऊपर की ओर ढकेल देती है। जैसे ये वायु ऊपर उठती है, जलवाष्प शेल्फ क्लाउड के पैटर्न में संघनित हो जाते हैं और बनाते हैं शेल्फ क्लाउड। ठीक है, इनको आर्क्स क्लाउड भी कहा जाता है। ठीक है, ये कब बनते हैं? जब इनके और भी नाम है वॉल क्लाउड, फनल क्लाउड, रोटेशन। ये क्यूमुलोनिम्बस के नीचे देखे जाते हैं। ठीक है,
आपका तीव्र वर्षा के कारण ये बनते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, आर्गोलैंड। कहा जा रहा है कि आर्गोलैंड क्या है कि गोंडवाना लैंड का एक अभिन्न हिस्सा था। जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया था, यहाँ इंडिया था, और सारे कुछ जब गोंडवाना लैंड में से सटे हुए थे, तो इसी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में एक आर्गोलैंड था। क्या नाम था? सॉरी, आर्गोलैंड। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि आर्गोलैंड जो है ये 155 मिलियन वर्ष पहले पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का भाग था और वहाँ से अलग हुआ, और विवर्तनिक बलों के कारण, यानी कि जो टेक्टोनिक फोर्सेज हैं उनके कारण इनका इस ये टूटा, और इससे जो है दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न द्वीपों का निर्माण हुआ। यानी कि जो इंडोनेशिया और आसपास में फिलीपींस और बहुत सारे दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश देखते हैं आप, वो सब क्या है, इसी आर्गोलैंड से बने हुए हैं। ठीक है, बाकी ये सुर्खियों में रहे पार्ट हमने पढ़ा दिए हैं। चौथे का जो पोर्शन बचा हुआ है उसको भी अभी देखने की कोशिश करते हैं। उसमें 3 ही पॉइंट है जो आज हमें पढ़ना है। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका, देखिए, एक है मियावाकी वृक्षारोपण विधि। सबसे पहले यही पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL छत्तीसगढ़ में जो कोयला खनन बेल्ट है वहाँ पर मियावाकी विधि से इसका उपयोग करके वृक्षारोपण किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में किया जाएगा, कोयला खनन बेल्ट में। किस प्लेस पर? तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में। ठीक है, कह रहा है कि इसका नाम रखा गया था मियावाकी के नाम पर, अकीरा मियावाकी इनका नाम था। और यहाँ पर क्या करते हैं, प्रति वर्ग मीटर के भीतर कम से कम 2 से 4 प्रकार के देशज वृक्ष, झाड़ियाँ, ग्राउंड कवर प्लांट्स आदि को लगाया जाता है। ठीक है, जिससे कि छोटे भूखंड पर कैनोपी की परत वाले वन तैयार हो जाएं। कैनोपी क्या होती है? ऐसे ढकाव, जैसे एक वृक्ष होता है तो वृक्ष का ये जो पूरा ढकाव होता है ना, इसको बोलते हैं कैनोपी। चलिए, मियावाकी विधि के लाभ देखिए। कम समय में तेजी से वन बन जाते हैं, शहरी वानिकी में योगदान देती है, कार्बन संचय करते हैं, ये वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं, और कीड़ों उड़ों को और स्थानीय पक्षियों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि उड़ीसा में जो है कोल माइन के आसपास में इसको बनाया जा रहा है। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में इसमें जो है आपका ज़ीरो बजट में, ठीक है, प्राकृतिक चीज़ों की मदद से फार्मिंग करते हैं। शुरुआत कौन कर रहा है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर यानी कि किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखियों का प्रशिक्षण शुरू किया है। ठीक है, तो करते क्या है यार, देखो, जितनी भी आपकी केमिकल वाली चीज़ें हैं ना, उसको हटा देते हैं। ठीक है, ZBNF के बारे में सीधे समझ लो कि प्राकृतिक खेती का एक तरीका है, रासायनिक उर्वरक को गायब कर दिया जाता है। ऋण लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप काऊ डंग से यानी कि गोबर से, गौमूत्र से, इसी सब का काम लेकर के जो जैविक खेती आप कर सकते हो। कोई एक्स्ट्रा धन वन खर्चा नहीं होना है, रसायन मुक्त काम करते हो। ठीक है, और जो कन्वेंशनल इंडियन फार्मिंग है यानी कि पारंपरिक भारतीय कृषि पद्धति, उसी पर आधारित ये है। टोटल 4 स्तंभ है। खोजा था इसको महाराष्ट्र के कृषक सुभाष पालेकर द्वारा 2019-20 में इसको प्रावधान भी किया गया था। सुभाष पालेकर ने इसको खोजा था। ठीक है, 4 पॉइंट क्या क्या है? तो बीजामृत है, ठीक है, जीवामृत है, ठीक है, मल्चिंग है, और चौथा है आपका वापसा। ठीक है, तो ये 4 टोटल है। बीजामृत में क्या होता है कि बीज को अमृत देना। बीज को लेंगे, काऊ डंग लेंगे और गौमूत्र लेंगे, यानी कि गोबर और गौमूत्र लेंगे, और उससे बीजों का पोषण करेंगे। पहला काम हो गया बीजामृत। दूसरा हो गया जीवामृत। वो जो बीज हैं उनसे सैपलिंग्स बन रहे हैं, छोटे पौधे बन रहे हैं, उनको गाय का गोबर डालोगे, गौमूत्र से तैयार किया हुआ एक बढ़िया कंपोस्टिंग खाद होगी, उससे मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जाएगा और मिट्टी में डालेंगे। ठीक है, मल्चिंग क्या होती है? मल्चिंग होता है कि बायोमास वृक्षों को और मिट्टी की नमी को बनाने के लिए सूक्ष्म जलवायु दशाओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यानी कि मल्चिंग का मतलब होता है कि मिट्टी को एक तरह से भुरभुरा करना और उसमें जैविक चीज़ें डाल करके जो है, जो भी सूक्ष्म जलवायु दशाएं हैं, जैसे कि उनको प्रॉपर एयर मिलनी चाहिए, प्रॉपर जैसे मिट्टी के अंदर प्रॉपर पानी मिलना चाहिए, इस तरह की चीज़ों को विकसित करना। और चौथा है वापसा, यानी कि सॉयल का एरियन यानी कि मृदा में वायु प्रवाह इत्यादि बढ़ाना है, यानी कि पोरोसिटी बढ़ा देनी है, मिट्टी के अंदर हवा का जाना होगा। ठीक है, तो इसी को आपका कहते हैं ZBNF या ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। कृषि वानिकी क्या होती है?
सेम उसी तरीके का कृषि वानिकी है। इसमें बांस सहित 36 अलग अलग प्रजातियों को पहचाना गया है, उनके बारे में जानकारी दिया जा रहा है। 36 प्रजातियों में 2 प्रजातियां जो इंपॉर्टेंट है उनका नाम है ल्यूकेना, ल्यूकोसेफला और सुबाबुल। ये यूकेलिप्टस की अलग अलग प्रजातियां हैं। IUCN में सुबाबुल जो है एक आक्रामक प्रजाति है यूकेलिप्टस की, इसको वीड्स या खतरनाक खरपतवार की श्रेणी में रखा गया है। और दूसरी बात बताता है कि यूकेलिप्टस जो है अत्यधिक जल गहन प्रजाति है, यानी कि जहाँ भी लगती है आसपास में जल का वो शोषण कर लेती है, ठीक है, बढ़िया प्रजाति नहीं है। हालांकि उसकी लकड़ी बहुत जल्दी तैयार होती है, लेकिन ये नेचर के हिसाब से बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। कृषि वानिकी में ये कहता है कि भूमि के निर्धारित हिस्से पर कृषि और वृक्षारोपण का काम करना चाहिए। इसकी कुछ चीज़ें हैं, जैसे एग्री सिल्वी कल्चर है, सिल्वो पास्टोरल है और एग्रो सिल्वो पास्टोरल है, ठीक है। यानी कि एग्री सिल्वी कल्चर में क्या करेंगे, फसल और वृक्ष दोनों लगाएंगे। सिल्वो पास्टोरल, पास्टोरल मतलब होता है चारागाह, तो चारागाह पशुधन के साथ सिल्वी कल्चर का काम करेंगे। सिल्वी कल्चर मतलब होता है काष्ठी पेड़ों का अध्ययन, ठीक है, यानी कि जो है पेड़ पौधे लगाना, वृक्ष लगाने की बात करता है। और एग्रो सिल्वो पास्टोरल में फसल, पशुधन और वृक्ष तीनों करेंगे। कृषि वानिकी प्रणाली के लाभ यह है कि उत्पादकता बढ़ाएगी, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी या संधारणीयता बढ़ाएगी, ठीक है, और अनुकूलन भी बढ़ाएगा, ठीक। फिर बात आती है भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, तो उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, देहरादून में है। उसके साथ मिलकर के ही तैयारी हुई है। सुर्खियाँ क्या थी, सुर्खियाँ ये था कि कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए एक फैक्ट शीट जारी की गई है। इस फैक्ट शीट को जारी किया है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, जिसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया कहाँ पर है, देहरादून में, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए, और ये लगभग हमने ख़त्म कर दिया है, कुछ पोर्शन बचे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ जो कलरफुल पेजेस हैं, ये बुक डाउनलोड करिए, सीधे आप डालिएगा गूगल पर PT 365 इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट ये डालेंगे और आपको ये PDF मिल जाएगी। PDF डाउनलोड करने के बाद हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। PDF डाउनलोड करने के बाद जो ये कलरफुल वाले पेजेस हैं, ठीक है, जिसको मैं ज़्यादा कवर नहीं करा पाया हूँ पिछले 3-4 लेक्चर में, तो उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। और एक बार लेक्चर को देखने के बाद जब भी आप कहीं ड्राइव कर रहे हो, कहीं खाली बैठे हो, कहीं घूमने गए हो, ईयरफोन लगाओ, 1-2 घंटे का समय निकालो और लेक्चर को बार बार देखते रहो। जितनी बार देखोगे चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। मुझे लगता है कि मैं अपने ओर से पूरा एफर्ट करने की कोशिश करता हूँ, पढ़ के एक बारी फिर आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, खुद समझ लेता हूँ चीज़ों को, कई जगह रिव्यू कर लेता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ाता हूँ। तो थोड़ा सा एफर्ट आप लोग भी करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।